हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं HAL के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि अभी पब्लिक डोमेन में है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर काम चल रहा होगा पर पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो आगे निकल कर सामने आएंगी। तो इस वीडियो में खाली हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो जहाँ तक एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक पैच शेयर किया गया था ट्विटर पे जो कि आर्म का फ्लाइट टेस्ट टीम का था। उसमें जो डिज़ाइन है वो DSI कॉन्फ़िगरेशन के साथ थी। तो यहाँ पर जो DSI कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझता है उसे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो DSI है उसका फुल फॉर्म होता है डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट। इसमें क्या होता है कि जो आपका एयर इनटेक होता है उस पर एक बल्ज आउट टाइप का शेप बना दिया जाता है, जो आपकी एयर जा रही है एयर इनटेक के अंदर उसकी बाउंड्री लेयर को डाइवर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत सिंपल डिज़ाइन है और जो पहले स्प्लिटर प्लेट यूज़ होती थी अंदर की तरफ उसको एलिमिनेट कर देता है। स्प्लिटर प्लेट लगाने की वजह से फालतू का ऑटोमेशन और वज़न दोनों बढ़ जाता था, वेराज ये जो DSI है वो उस चीज़ को हटा देता है। तो ये एक सिंपल डिज़ाइन है और काफ़ी जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, जैसे कि आपके J-20 हो गए, F-35 हो गए, वो DSI कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आते हैं। पर DSI कॉन्फ़िगरेशन का ये होता है कि आपको एक ही बार में मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये चीज़ अब कंफर्म हो गई है कि इसमें कोई इनलेट रैम्प्स नहीं होंगे, अब ये DSI कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा। तो ये जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो इसका जो विंग है वो डायमंड शेप्ड ट्रेपेजॉइडल विंग है, जैसा कि आपका F-22 और F-35 में दिया गया हुआ है। साथ ही साथ जो टेल विंग है वो आपका ऑल मूविंग फ्यूजलाज माउंटेड टेल विंग है। ये भी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है जैसे कि आपकी F-22 रैप्टर में है। वहीं पर अगर वर्टिकल टेल की बात करें तो ये V टेल कॉन्फ़िगरेशन में है, पर ये T-50 और J-20 जैसी ऑल मूविंग नहीं है। इसकी सिमिलरिटी आपको ज़्यादा F-22 रैप्टर के साथ दिखेगी। कंट्रोल सरफेसेस की बात करें तो आपके लीडिंग एज में फ्लैप्स, ट्रेलिंग एज में एलरॉन्स और जो आपकी V टेल है उसमें आपके रडर लगे होंगे। वहीं पर अगर टेल प्लेन की बात करें तो ये ऑल मूविंग होगा, जैसा कि आपका Su-30 MKI और F-22 रैप्टर में होता है। वहीं पर अगर एयर ब्रेक की बात करें तो सुनने में आ रहा है जो एयर ब्रेक होगा वो अलग से नहीं दिया गया होगा, जो कंट्रोल सरफेसेस गिवन है उसी से जो एयर ब्रेक के फंक्शन है उन्हें करवाया जाएगा। जहाँ तक रही बात कॉकपिट की, तो ये एक वाइड एरिया कॉकपिट होगा जहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी और साथ ही साथ जो स्टेल्थ कैरेक्टर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए जो एयर इनटेक की कॉन्फ़िगरेशन दी गई होगी वो आपकी सर्पेंटाइन कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो सर्पेंटाइन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो आपके एयर इनटेक की शेप होती है वो ऐसी होती है कि जो आपके इंजन के ब्लेड्स हैं वो सामने से नहीं दिखाई देते। तो उसका जो एग्जांपल है वो आप सामने इमेज में देख सकते होंगे। तो इससे क्या होता है कि जो आपके इंजन ब्लेड्स हैं वो डायरेक्ट रडार वेव के कांटेक्ट में नहीं आते हैं और उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा RCS इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ उसे कम कर देता है। बाकी सेंट्रल फ्यूसलाज में इसमें इंटरनल वेपन बे भी दिया गया होगा, जहां पर ये अंदर वेपन्स को कैरी कर सकता होगा। कुछ मॉडल्स शो किए गए थे जिसमें अंदर 2 मिसाइलें और 2 बॉम्ब आराम से आ गए थे। तो इंटरनल वेपन कैरी करने के 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि जो आपका एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रहती है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि ये रडार सिग्नेचर को कम रखने में मदद करते हैं, क्योंकि एक बार वेपन लगने के बाद वो RCS को इंक्रीज़ कर देते हैं। वहीं पर अगर ये अंदर रहेंगे तो जो आपका एयरक्राफ्ट का पूरा RCS है उतना ही रहेगा। बाकी अगर पूरी बॉडी की बात करें तो वो कंपोजिट मटेरियल से बनाई जाएगी और साथ में उसमें रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग करी जाएगी। तो ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया बाहर से। अब बात करते हैं अंदर क्या क्या लगने वाला है। तो इसमें जो आपका कंट्रोल सरफेस है वो क्वाड्रुप्लेक्स फ्लाई बाय ऑप्टिक्स है, फ्लाई बाय वायर नहीं होगा। तो फ्लाई बाय वायर और फ्लाई बाय ऑप्टिक्स में अंतर क्या होता है कि जो फ्लाई बाय ऑप्टिक्स होता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किए गए होते हैं और जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल नहीं होते हैं, लाइट के फॉर्म में जाते हैं। वेरएज आपका जो फ्लाई बाय वायर है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर के थ्रू जाते हैं। तो जो आपका फ्लाई बाय ऑप्टिक्स है वो ज़्यादा तेज़ होता है और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हिंड्रेंस होती है उससे बचा होता है। तो जो आपका फ्लाई बाय ऑप्टिक्स है वो फास्टर भी है और सेफ़र भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसको स्क्रैच से डेवलप किया जाएगा। एक एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई बाय ऑप्टिक्स के साथ आता है, ये जापानीज़ कावासाकी P1 है। ये जापान का मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और ये फीचर करता है फ्लाई बाय ऑप्टिक्स कंट्रोल सिस्टम्स। तो आमका के जो बाकी कंट्रोल सरफेसेस होंगे वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड होंगे और उनमें जो कमांड है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाएगी।
तो जो आमका का डिजिटल फाइबर वायर सिस्टम होगा वो बेस्ड होगा नेक्स्ट जनरेशन के डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर पे। तो इसमें क्वाड्रपल्ड रिडंडेंसी होगी, तो इनके 4 कंप्यूटिंग चैनल्स होंगे और इनको इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई दी जाएगी, साथ ही साथ डिफरेंट LRUs में रखा जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है वो अपने इनपुट को लेगा पायलट की कंट्रोल स्टिक से और डिफरेंट सेंसर से भी कनेक्टेड होगा और साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट करेगा अपनी कैलकुलेशन को करते हुए। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इंजन पे। तो शुरुआत में जो आमका मार्क 1 है वो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 EPE इंजन्स को यूज़ करेंगे, जो कि कैपेबल होंगे 116 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने के लिए और साथ ही साथ सुपर क्रूज की भी एबिलिटी देंगे। तो जो आमका मार्क 2 आएगा उसमें आपका इंडिजिनस इंजन होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये वो इंजन हो सकता है जो कि रोल्स रॉयस के साथ बनाया जाएगा। तो वो भी सिमिलर कैटेगरी का एक इंजन होगा जो कि सिमिलर थ्रस्ट नंबर देगा, साथ ही साथ उसमें भी सुपर क्रूज करने की एबिलिटी होगी और साथ में उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल भी दिए गए होंगे। बाकी जो आपके फेडेक कंट्रोल है वो आजकल नॉर्मल हो गए, तो डेफिनेटली दोनों में होंगे। तो अब आगे चल के बात करते हैं इसके सेंसर्स की। तो इसमें IRST सेंसर होगा, अभी किस कन्फिग्रेशन में होगा ये देखने वाली बात है। क्या ये F-35 के EOTS जैसा होगा जो कि उसकी नोज़ के नीचे लगा हुआ है? ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है, पर नोज़ के ऊपर लगाने की वजह से जो फ्रंटल RCS है वो बढ़ जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये IRST सेंसर कैसे लगाते हैं। बाकी नेक्स्ट जनरेशन के रडार वार्निंग रिसीवर्स होंगे, इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर इनबिल्ट होगा, लेज़र वार्निंग रिसीवर्स होंगे, मिसाइल वार्निंग सूट अलग से बना होगा। बाकी ये आगे देखने वाली चीज़ होगी कि ये F-35 के जैसा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम बनाते हैं जो कि 360 डिग्री कवरेज देता है और अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस देता है, जहाँ पर छोटे से छोटे मूवमेंट्स को देखा जा सकता है और एयरक्राफ्ट के चारों तरफ नज़र बना के रखी जा सकती है। बाकी आगे बात करें तो इसमें डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क सेंट्रिक एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसमें आपका डेटा फ्यूजन होगा, कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी दी गई होगी, यानी कि मल्टीपल एयरक्राफ्ट एक साथ काफ़ी अच्छी सिनर्जी से ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें डिसीजन असिस्टेंस भी दिया गया होगा और जो सबसे बढ़िया बात है वो है इसमें इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर एवियोनिक्स भी दिए गए होंगे जो कि रियल टाइम कंप्यूटिंग के साथ आते हैं। ये आपके रफाल, F-22 और F-35 तीनों में है। बाकी अगर रडार की बात करें तो ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES से रडार होगा। ये आपका उत्तम का गैलियम नाइट्राइड वाला वर्जन हो सकता है, तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी। अभी कुछ क्लियर नहीं है पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रेंज होने वाली है और जो ट्रैकिंग और डिटेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES से होने का मतलब ये है कि जो इसका पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी कम होगा और वहीं पर जो इसकी रेंज और परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर होगी। बाकी अगर कॉकपिट की बात करें तो ये F-35 स्टाइल्ड सिंगल मल्टी फंक्शनल टच इनेबल डिस्प्ले के साथ आएगा और जो कंट्रोल स्टिक है वो साइड कंट्रोल स्टिक होगी। बाकी अगर इसकी स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड इसकी मैक 1.8 तक बताई जा रही है और जो सर्विस सीलिंग है वो करीबन 50,000 फीट की बताई जा रही है और जो जी लिमिट है वो +8 से -3.5 तक है। वहीं पर टेक ऑफ वेट की बात करें तो वो 20,000 किलो का होगा, एम्प्टी वेट करीबन 12,000 किलो का और जो एक्सटर्नल स्टोर कैरी करने की कैपेसिटी होगी वो करीबन 5,000 किलो की होगी। बाकी अगर वेपन्स की बात करें तो ये इंडिजिनस वेपन्स को कैरी करेगा, जैसे कि आपके अस्त्र के IR वेरिएंट मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और जो आपकी फ्यूचर में SFDR मिसाइल आ रही है वो भी कैरी करेगा। साथ में ब्रह्मोस NG कैरी करने लायक होगा। आपकी नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसको भी कैरी करेगा। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के जो आपके बॉम्ब्स हो गए उनको भी कैरी करने में सक्षम होगा। तो इस प्रोजेक्ट के अगर प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो 2025 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो प्लान करी जा रही है। इसका जो सिमुलेटर है वो भी तैयार कर लिया गया है और जो विंड टनल टेस्टिंग है वो भी ऑलमोस्ट हो गई है और इसका जो प्रोटोटाइप है उस पर वर्क काफ़ी जल्दी चालू हो जाएगा और होपफुली जो चीज़ें हैं वो समय पर हो जाएंगी। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।